नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है, आज उसमें 19वां सेट दिया जा रहा है, जो संथाल संस्कृति से संबंधित है, जो झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे और मेरे द्वारा झारखंड का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा और इसका अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान क्या है? झारखंड में जनसंख्या के आधार पर संथालों का स्थान पहला है। इनकी बहुलता राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है, इसी कारण राज्य के उत्तर पूर्वी भाग को संथाल परगना कहा गया है। झारखंड में इनकी कुल जनसंख्या 27,54,723, जो कुल जनजातीय आबादी का 31.84% है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटोअस्टेरॉइड श्रेणी में रखा गया है। प्रोटोअस्टेरॉइड की शारीरिक रचना देखिए किस प्रकार है। तो कद छोटा होता है, सिर लंबा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, त्वचा का रंग चॉकलेटी, नाक चौड़ी, होठ मोटे, बाल काला, आंखें काली एवं भूरी होती है। और संथालों में सबसे अधिक रक्त समूह वाले बी रक्त समूह वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, लोग मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों को झारखंड में आने से पूर्व उन्हें किस जाति के नाम से जाना जाता था? देखिए इसका आंसर सी, संथालों को झारखंड में आने से पूर्व उन्हें खरवार जाति के रूप में जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथालों में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो देखिए संथालों में कुल 12 गोत्र, मुख्यतः 12 गोत्र पाए जाते हैं और उपगोत्रों की संख्या इससे अधिक है। 12 गोत्र देखिए कौन कौन है। हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुड्डू, पोडिया, बेसरा, चोड़े और बेदिया, यही 12 मुख्य गोत्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल समाज में कुल कितने वर्ग या वर्ण में विभाजित है? संथाल समाज कुल कितने वर्ग या वर्ण में विभाजित है? तो देखिए ये कुल 4 वर्ग या वर्ण में विभाजित हैं। इस वर्ग को हड़ कहा जाता है, हड़ कहा जाता है। और ये 4 हड़ हैं, किस्कू हड़, किस्कू, सोरेन, मुर्मू और मर्डी, ये 4 वर्ग में विभाजित हैं। और इस वर्ग को हड़ कहा जाता है। और ये 4 हड़ है, किस्कू, सोरेन, मुर्मू और मर्डी। अब किस्कू जो हड़ है वो राजा वर्ग है, सोरेन हड़ है जो सिपाही वर्ग है, मुर्मू हड़ है जो पुजारी का काम करता पुजारी वर्ग है,
और मर्डी हड़ हड़ जो है वो कृषक 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 वर्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? संथाल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो देखिए इसका आंसर, संथालों में प्रायः 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ये विवाह हैं किरिंग बापला, किरिंग जवाई, टुनकी दिपिल बापला, घर की जवाई, निर्बोलोक, इतुत, सांगा और सेवा बापला। यहाँ विवाह को, संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। और संथाल जो होते हैं परगोत्र में विवाह करते हैं, माने बहिर्गोत्र विवाही होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। संथाल में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? संथाल में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ये किरिंग बापला, सबसे प्रचलित विवाह किरिंग बापला है। यह माता पिता द्वारा अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। इसमें देखिए अन्य ऑप्शन में देखिए इतुत बापला, इसको ये प्रेम विवाह है। इतुत बापला प्रेम विवाह। सांगा 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 जो परित्यक्ता या विधवा विवाह। किरिंग जवाई जो है, किरिंग जवाई विवाह में यदि लड़की किसी दूसरे पुरुष से गुप्त रूप से गर्भवती हो जाती है तो लड़की से शादी करने के इच्छुक व्यक्ति को कुछ धन देकर विवाह करा दिया जाता है और इसे ही किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल जनजाति में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में क्रय विवाह को सदाई बापला कहा जाता है। क्रय विवाह बने खरीद कर जो विवाह, लड़कियों की खरीद कर जो विवाह किया जाता है वो क्रय विवाह हुआ। और क्रय विवाह को यहाँ सदाई बापला कहा जाता है। अब इसमें ऑप्शन है गोलाइटी विवाह। ये विनिमय विवाह है, विनिमय। इसमें ये होता है कि दो माने हम आपके बहन से, आप मेरे बहन से जो शादी किया जाता है, जो माने हिंदू के अन्य जातियों में भी पहले ये विवाह होता था। इसको गोलाइटी विवाह कहते थे। यही विनिमय विवाह, इसी को कहते हैं संथालों में विनिमय विवाह कहा जाता है। निर्विलोक विवाह ये हठ विवाह होता है। हठ विवाह, निर्विलोक विवाह हठ विवाह होता है। और घरदी जवाई जो है सेवा विवाह होता है। घरदी जवाई सेवा विवाह होता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य क्या कहलाता है? संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पौन कहलाता है। वधू मूल्य पौन कहलाता है। और बारात का खर्च वर पक्ष ही वहन करता है। प्रेम विवाह अर्थात इतुत में मांझी को जुर्माना देना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम विवाह करता है तो इसमें मांझी को जुर्माना देना पड़ता है और मांझी स्वीकृति देता है विवाह करने को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? संथालों में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? चाचो छठियार। दीक्षा संस्कार को संथालों में चाचो छठियार कहा जाता है। यह विवाह से पूर्व होता है। जन्म छठियार बेटा के जन्म के 5वें दिन और बेटी के जन्म के 3रे दिन होता है। जन्म छठियार बेटा के जन्म के 5वें दिन, बेटा 5वां और बेटी 3रे दिन होता है जन्म छठियार। आगे बढ़ते हैं दोस्त।
संथाल जनजाति में कितने प्रकार की नातेदारी व्यवस्था है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के नातेदारी व्यवस्था है? तो 2 प्रकार के नातेदारी व्यवस्था है। तो देखिए, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। दो प्रकार के नातेदारी का निर्धारण 2 प्रकार से होता है। एक तो रक्त के से संबंधित होता है और एक विवाह से संबंधित नातेदारी। ये 2 प्रकार की नातेदारी है संथालों में। संथालों के सबसे बड़े देवता कौन है? संथालों के सबसे बड़ा देवता कौन है? तो संथालों के सबसे बड़ा देवता सिंगा बोंगा है। ये सिंह बोंगा जो हैं, सूर्य को कहा जाता है। सिंह बोंगा सूर्य को कहा जाता है और इन्हें ठाकुर जी भी कहा जाता है। ठाकुर जी भी कहा जाता है इन्हें। और ये इन्हें विश्व का विधाता माना जाता है। विश्व का विधाता माना जाता है। और संथालों के दूसरे प्रमुख गुरु हैं, देवता हैं मरांग गुरु। और ये मरांग गुरु को लेटा गोसाई भी कहा जाता है। और मरांग गुरु का तात्पर्य महादेव से है। मरांग गुरु महादेव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों के मुख्य ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? संथालों के मुख्य ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? तो संथालों के मुख्य ग्राम देवता को जाहेर एरा कहा जाता है। संथालों के मुख्य ग्राम देवता को जाहेर एरा कहा जाता है। और इनके निवास स्थान को जाहेर थान कहा जाता है। जाहेर थान इनके निवास स्थान को कहा जाता है। और मुख्य ग्राम देवता को जाहेर एरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों के कुल देवता को किस नाम से जाना जाता है? संथालों के कुल देवता को आवगे बोंगा के नाम से जाना जाता है। आवगे बोंगा के नाम से जाना जाता है। इन देवताओं के अलावा संथालों में बहुत सारे देवता हैं, जैसे गोसाई एरा, माने को, तुरु करे, मांझी पाट, आतू पाट, बूरू पाट, सेंद्रा बोंगा, ओड़ा बोंगा, जोमसिंह बोंगा, परगना बोंगा, सीमा बोंगा, हपडाम बोंगा। आइए संथालों के अन्य देवता के रूप में जाने जाते हैं। जितने भी नाम हैं जो देवता के रूप में जाने जाते हैं। संथालों के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? संथालों के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों के गांव के धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता है, जिसका मुखिया को मांझी कहा जाता है। और पंचायत स्थल को मांझी थान कहा जाता है। पंचायत स्थल मांझी थान कहा जाता है। मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होता है। वह झगड़ों का निपटारा करता है, लगान वसूलता है एवं विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17। संथाल गांव के मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य कौन करता है? संथाल गांव के मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का काम जोग मांझी करता है। जोग मांझी के सहायक होता है और वही इसका मांझी की अनुपस्थिति में कार्य करता है। और जोग मांझी का अन्य कार्य है कि ये समाज के लोगों के आचरण पर निगाह रखता है, वैवाहिक समस्याओं को सुलझाता है। और इसमें एक शब्द है गोड़ैत। गोड़ैत ये संदेश वाहक होता है। गोड़ैत संदेश वाहक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18। संथाल के
5 से 8 गांव मिलाकर जो संगठन बनता है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल के 5 से 8 गांव मिलाकर जो संगठन बनता है उसके प्रधान को देश मांझी कहा जाता है। जिन मामलों का निपटारा मांझी नहीं कर पाता है उसे देश मांझी के पास भेज दिया जाता है और देश मांझी ही उन मामलों का निपटारा करता है। क्वेश्चन नंबर 19, संथालों के 15 से 20 गांव को मिलाकर परगना बनता है, इसके प्रधान को क्या कहा जाता है? देखिए, परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है। परगना के प्रधान को परगनैत कहा जाता है। ये इसका कार्य क्या है? जिन मामलों का निपटारा देश मांझी भी नहीं कर पाते हैं उसे परगनैत के पास भेज दिया जाता है। यानी सर्वोच्च संस्था यहाँ परगना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल में सबसे कठोर सजा को क्या कहा जाता है? संथालों में सबसे कठोर सजा को बिटलाहा कहा जाता है। बिटलाहा कहा जाता है और ये इसमें व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार होता है, अपमानित किया जाता है और गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव समाज से उसे निकाल दिया जाता है। इसी कारण ये सबसे कठोर सजा बिटलाहा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संथालों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय पर्व है। संथालों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय पर्व सोहराय है। इसमें यह फसल उत्सव है, फसल से संबंधित पर्व है। इसे पशु उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह में अमावस्या के आसपास 5 दिन तक चलने वाला संथालों का सबसे बड़ा पर्व है। कुछ क्षेत्रों में इसे पौष माह में भी मनाया जाता है। इसमें मरांग बुरु अर्थात महादेव की भी पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल जनजाति के लोग एरोक पर्व किस माह में मनाते हैं? संथाल जनजाति के लोग एरोक पर्व किस माह में मनाते हैं? तो देखिए, एरोक पर्व ये आषाढ़ माह में मनाते हैं। ये एरोक पर्व फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए जाहेर थान में जानवरों की बलि देकर मनाया जाता है। जाहेर थान वह स्थान है जहाँ संथालों के प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। जाहेर थान में संथालों के प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं और यहीं ही संथालों का एरोक पर्व मनाया जाता है और ये अच्छी फसल उत्पादन के लिए मनोकामना माना जाता है, बलि दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, सरहुल त्योहार के संथालों द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? सरहुल त्योहार संथालों द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? तो देखिए, सरहुल त्योहार संथालों द्वारा बाहा पर्व के नाम से मनाया जाता है। यह होली के तीसरा दिन चैत्र माह में मनाया जाता है। यह कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। इसमें सखुआ की कुंज की पूजा होती है। सखुआ के कुंज की इसमें पूजा होती है और इसमें एक पर्व देखिए, हरियाड। ये पर्व सावन माह में मनाया जाता है और महासिम जो है माघ महीने में मनाया जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संथालों की लिपि ओलचिकी के जनक कौन है? संथालों के लिपि ओलचिकी के जनक कौन है? तो संथालों के लिपि ओलचिकी के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में ओलचिकी 1925 में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया और यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? देखिए, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी के साथ इसमें 92वां संविधान संशोधन में, जो कि 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी
मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, अर्थात संथाली के साथ बोडो, डोगरी और मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1967 में हुआ था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, पंचायती राज से। और 71वां संविधान संशोधन जो है इसमें कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल महिलाओं को कौन सा स्थान पर जाना वर्जित या निषेध है? संथाल महिलाओं को कौन से स्थान पर जाना निषेध या वर्जित माना जाता है? तो देखिए संथाल महिलाओं को मांझी थान जाना निषेध वर्जित है। निषेध वास्तव में अनेक प्रकार की प्रतिबंधात्मक आज्ञाओं का एक सामाजिक आदेश होता है जिसमें अनेक कर्मकांडीय व्यवहारों का समावेश होता है। और निषेध की शक्ति कानून के समान ही होती है जिसके उल्लंघन को एक गंभीर सामाजिक धार्मिक अपराध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथालों के मुख्य पेय चावल की शराब को क्या कहा जाता है? संथालों के मुख्य पेय चावल की शराब को क्या कहा जाता है? तो इसे पोचाई कहा जाता है। ऐसे आम भाषा में झारखंड में जो चावल की शराब बनाई जाती है उसे हड़िया कहा जाता है, लेकिन यहाँ संथालों में इसे पोचाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। संथालों के झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ व्यक्ति मांझी की सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। संथालों के झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ व्यक्ति मांझी की सहायता करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। जो वरिष्ठ व्यक्ति संथालों को झगड़ों के निर्णय में जो सहायता करते हैं उन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। संथालों में सोरेन गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? संथालों में सोरेन गोत्र का गोत्र चिन्ह क्या है? तो देखिए संथालों में सोरेन गोत्र का गोत्र चिन्ह पक्षी है। अब अन्य का भी गोत्र चिन्ह देख लीजिए। टुड्डू गोत्र का भी गोत्र चिन्ह पंछी है। बेसरा गोत्र का गोत्र चिन्ह बाज है। बेदिया का भेड़ा है। हेम्ब्रम का पान का पत्ता है। मुर्मू का नीलगाय है। हांसदा का गोत्र चिन्ह जंगली हंस है। मरांडी का गोत्र चिन्ह मांडरा घास है। बास्के का गोत्र चिन्ह नाग है। अचोंडे का गोत्र चिन्ह छिपकिली है। पोड़िया का कबूतर है। और गोत्र चिन्ह को मारना, व्यवहार में लाना, काटना, खाना आदि निषेध होता है गोत्र चिन्ह का। आज का लास्ट क्वेश्चन। संथालों के लोक कथाओं का अधिकतर पात्र कौन होता है? संथालों के लोक कथाओं का अधिकतर पात्र कौन होता है? तो अधिकतर पात्र मांझी होता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।